ऋग्वैदिक समाज का स्वरूप प्रारंभ में चरवाहा आधारित गोपालक और भूण तथा सार्थक चक्र यंत्र रथ के प्रयोग पर केंद्रित एक अर्ध नोमैडिक अर्थ स्थायी जनसमूह जैसा था। गाय समृद्धि और वैभव का मूल माप मानी जाती और कैटल इकोनॉमी समाज की रीढ़ थी। आरंभिक सामाजिक संरचना मुख्यतः कुल आधारित तथा वंश और वंश नेतृत्व राजन पर टिकी थी, जिन समूहों को विभिन्न आदिवंशी समूहों के रूप में देखा जा सकता है, जिनके बीच मित्रता, प्रतिस्पर्धा और कभी कभी संघर्ष का उल्लेख ऋग्वेद के सूक्तों में मिलता है। सामाजिक प्रतिष्ठा का माप भूमि, गाय तथा वैदिक यज्ञों में समर्थ होने से जुड़ा हुआ था। राजन को जननेता, योद्धा और यज्ञ नियोजक के रूप में माना गया। राजकीय शक्ति का रुख सर्वथा केंद्रीकृत नहीं था। छोटे छोटे राजन और बुजुर्ग सभा तथा जनसभा समिति की मौजूदगी ने सामंजस्यपूर्ण परस्पर निर्भर जनशासन का संकेत दिया। सभा में न्याय और निर्णय लेने की परंपरा और समिति में सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। यह आरंभिक लोकतांत्रिक रीतियों का सूचक है, परंतु सत्ता की वास्तविकता पितृसत्तात्मक, कुलीन और योद्धा परक थी। ऋग्वैदिक राजन का वैदिक विवरण बहुधा व्यक्तिगत गुणों, वीरता, यज्ञ क्षमता और धर्म पालन से जुड़ा दिखता है। राजन की सफलता का आधार जन समर्थन, युद्ध कौशल और धर्म यज्ञों की नियमितता में निहित था। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। ऋग्वेद के सामाजिक ताने बाने में वैदिक ब्राह्मण श्रेणी का आरंभिक आकार दिखाई देता है। पुरोहित की भूमिका राजनीतिक निर्णयों में और यज्ञ संपादन में निर्णायक थी। पुरोहित का प्रभाव न केवल धार्मिक था, बल्कि वह राजन के साथ निकट संबंध बनाए रखकर नीति निर्धारण और वैचारिक वैधता प्रदान करता था। यज्ञ विधि और संपन्नता के मध्य संबंध ने धर्म और राजनीति को घनिष्ठता से जोड़ दिया। यज्ञ के सफल संपादन ने वैधता और ऐश्वर्य दोनों दिया। समाज में स्त्रियों की स्थिति उल्लेखनीय है। ऋग्वेद में कुछ स्तुति गायिकाएं, स्त्री विद्वान कृषिकाएं और सामाजिक सहभागिता के संकेत मिलते हैं। यद्यपि समय के साथ पितृसत्ता और पुरुष प्रधान संरचनाएं अधिक दृढ़ होती गईं, आरंभिक ऋग्वैदिक स्रोतों में स्त्रियों की उपस्थिति और स्वर स्पष्ट है। परिवार स्तर पर गुण निर्माण, विवाह और वैवाहिक संबंधों का उल्लेख मिलता है। विवाह संस्कार सामुदायिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, किंतु प्रारंभिक समाज में वास्तविकता में कुल और वंश लक्षित अनुबंधों का प्रभाव अधिक दिखता है। आर्थिक जीवन का मूल पशुधन, विशेषकर गाय, है। ऋग्वेद में गौ का अर्थ केवल दूध उत्पन्न पशु ही नहीं, वरन संपदा और सामाजिक मान का प्रतीक है। कृषि का विस्तार बाद के वैदिक काल में अधिक स्पष्ट होता है। आरंभिक ऋग्वैदिक समाज अर्ध नियतकालिक चरागाह आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर था। खेतों, अनाज संग्रह और जल स्रोतों के उपयोग का व्यवस्थित उल्लेख बाद के ब्राह्मण और उपनिषदिक परंपराओं में बढ़ता है। ऋग्वेद में व्यापार और आदान प्रदान के संकेत अंकित हैं। दूरी व्यापार, ऊंट और घोड़े, और कुछ हद तक लौह और ताम्र उपकृतियों का प्रयोग, परंतु व्यापक नगरीय वाणिज्यिक तंत्र का विकास बाद के युग का विषय है। शिल्प और उपकरणों में पत्थर, लकड़ी, हड्डी तथा ताम्र, कांस्य ताम्र के रूप में प्रयोग मिलते हैं। ताम्र के उपयोग का आरंभिक प्रमाण दक्षिण एशियाई चैलोलिथिक ब्रॉन्ज युग से मिलता है, और लोहे का प्रचलन बाद के वैदिक काल प्रारंभिक लोह निर्माण में और भी व्याप्त होता गया। इसलिए किस धातु का उपयोग सबसे पहले हुआ, उत्तर स्पष्ट है, तांबा, ताम्र, कॉपर, ब्रॉन्ज, किंतु स्थानीय भिन्नताएं और अविशेष प्रमाण विविध क्षेत्रों में भिन्नता दर्शाते हैं। राजनीतिक संरचना में ऋग्वैदिक राजन का चरित्र वैराग्य और युद्ध क्षेत्र दोनों में प्रकट होता है। राजन को कभी कभी वर्ण व्यवस्था के सीधे संदर्भ में नहीं रखा जाता, परंतु ऋग्वेद में आरंभिक विभाजन ब्राह्मण, राजन, क्षत्रिय, वैश्य और श्रमण, शूद्र का आरंभिक संकेत मिलता है। ये पूर्ण विकसित वर्ण व्यवस्था नहीं थी, परंतु कर्म आधारित विभाजन की झलक थी। जनसभा और सभा जैसी संस्थाएं न्यायिक और परामर्श स्तर पर काम करती थीं। नेताओं का चयन तथा सनातन शासन प्रक्रियाएं संघीय और जन आधारित दिखती हैं। युद्ध और शत्रुता, आक्षेप और सहयोग सब मिलकर राजन शक्ति की सीमाएं निर्धारित करते थे।
ऋग्वेद में विदेश नीति या नगर राज्यों का उल्लेख सीमित है। अधिकांश उल्लेख स्थानीय क्षत्रियों, त्रिभुवनों और कबीलों के बीच संघर्ष पर केंद्रित है, किंतु रथ, युद्ध, तीर कमान, किला और सामरिक गठबंधनों का महत्व स्पष्ट है। ऋग्वेदिक धार्मिक राजनीतिक संबंध पर विचार करते हुए ये स्पष्ट होता है कि धर्म यज्ञ की वैधता का स्रोत था। राजन का कर्तव्य यज्ञ का उचित संपादन था। यज्ञ द्वारा ही राजा को सामाजिक आर्थिक स्रोतों तक पहुंच और राजनीतिक मान्यता मिलती थी। यज्ञ महोत्सव राजसी आडंबर नहीं थे, वे आर्थिक पुनर्वितरण, सामुदायिक एकता और वैचारिक स्थिरता के साधन थे। पुरोहित का सहयोग राजन के लिए नैतिक वैधता प्रदान करता था और पुरोहित वर्ग का समाज में उच्च स्थान यहीं से बना। इस पृष्ठभूमि पर धीरे धीरे वैदिक धर्मशास्त्रीय लेखन, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का विकास हुआ, जिसने धार्मिक ज्ञान, सामाजिक नियम और दार्शनिक चिंतन को व्यवस्थित किया। उपनिषदों की दार्शनिकता, जो बाद के वैदिक काल में परिपक्व हुई, ने सामाजिक और राजनीतिक विचारों को भी प्रभावित किया। राज्य का सिद्धांत, धर्म का नेतृत्व और व्यक्ति समाज के संबंधों पर नई दृष्टि आई। ऋग्वैदिक कालक्रम का निर्धारण पारंपरिक और आधुनिक इतिहास वैज्ञानिकों में बहस का विषय रहा है, परंतु आमतौर पर विद्वान आरंभिक ऋग्वैदिक अर्ली ऋग्वैदिक चरण को लगभग 1500-1200 पूर्व और उत्तर वैदिक लेटर वैदिक चरण को लगभग 1000-600 पूर्व तक मानते हैं, किंतु ये संख्याएं व्यापक रूप से परिवर्तनीय और बहस योग्य हैं। ये कालभार प्रामाणिक भाषा वैज्ञानिक, पुरातात्विक और साहित्यिक विश्लेषण के संयोग से निर्धारित किए जाते हैं। भाषा विकास विकृतियां, किंतु संस्कृति में दृश्य परिवर्तन तथा स्थापत्य आधार पर आधारित तिथिकालन का उपयोग किया गया है। आधुनिक भारतीय और पश्चिमी विद्वानों की शोध परंपरा में से केंद्रीय नामों में प्राचीन भाष्य संपादक और अनुवादक जैसे सायनाथ, सयानाथ तथा आधुनिक युग के संस्कृत विद्वान और व्यवस्थित अनुवादक जैसे हेनरी होल्ट, मैक्स मिलर, फ्रीडरिक मैक्स मुलर हॉलेट और विंटनिट्स आदि महत्वपूर्ण हैं। इन विद्वानों ने ऋग्वेद के भाष्य संपादन, अनुवाद और भाषाई विश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सायना का व्याख्यान भारत के चारों ओर मध्यकालीन वैदिक परंपराओं का प्रमुख संदर्भ रहा है। सायना ने संस्कृत संधि, यज्ञ विधि और सूक्तों की व्याख्या दी, जो आज भी मूल स्रोतों के साथ अध्ययन हेतु उपयोगी है। आधुनिक भारतीय विद्वानों में मसलन मोहनलाल सक्सेना, राजवर्मा, R.G. भंडारकर, राजेंद्र प्रभु आदि ने भी वैदिक साहित्य और इतिहास विश्लेषण में योगदान दिए हैं। इस क्षेत्र में भाषा विशेषज्ञता, पुरातत्व और इतिहास विश्लेषण का सम्मिश्रण आवश्यक है। ऋग्वैदिक संस्कृति कलात्मक अभिव्यक्ति में गीत, स्तुति, काव्य, मंत्र रचना और मौखिक परंपरा का महत्व सर्वोपरि है। सामवेद और यजुर्वेद की बाद की परंपराएं संगीत और अनुष्ठान के क्रम को और विकसित करती हैं, परंतु ऋग्वेद के सूक्तों की भाषा में कवित्व, छंद रचना और प्रतीकात्मक दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कला प्रदर्शन प्रारंभतः मौखिक और श्राव्य था। स्थायी शिल्प और स्थापत्य का अधिक प्रमाण बाद के काल की नगर समुदायों से मिलता है। शैलचित्र और गुफा चित्रण, रॉक पेंटिंग्स जैसे भीमबेटका के चित्र प्रागैतिहासिक तथा मेसोलिथिक जीवन के प्रमाण देते हैं। इनकी खोज और संवर्धन वाकनकर और बाद के पुरातत्वविदों ने किया। ये गुफा चित्र हजारों वर्षों के मानव जीवन के दृश्य और संस्कार दिखाते हैं, परंतु उनका प्रत्यक्ष संबंध ऋग्वैदिक साहित्य के साथ सिद्ध नहीं किया जा सकता, जो भाषिक और धार्मिक परंपरा पर आधारित है। शिल्प औजारों, माइक्रोलिथ्स, हड्डी और पाथर उपकरण, ताम्र हथियार और रथ उपकरणों के अभिलेख पुरातात्विक कार्यों से जुड़े हैं। कुछ स्थानों पर ताम्र आधारित उपकरणों के अवशेष तथा PGW पेंटेड ग्रे वारिक जैसे पुरावशेष उत्तर वैदिक अवधि से संबंधित माने जाते हैं। PGW संस्कृतियों के उत्खनन से प्राप्त जीवाश्म और अवशेष हस्तिनापुर, अरण्यकथाओं से जुड़े स्थल उत्तर वैदिक सामाजिक एवं राजनैतिक संरचनाओं का समर्थन करते हैं, जबकि सिंधु घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक चिन्ह अधिक शहरी और व्यवस्थित नगरात्मक था। दोनों के पारस्परिक संबंध पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ सिद्धांत सिंधु घाटी और वैदिक परंपराओं के प्रत्यक्ष जुड़ाव का सुझाव नहीं देते, वहीं कुछ विद्वान मिश्रित संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान की संभावना देखते हैं। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो।
आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। ऋग्वैदिक साहित्य स्वयं इतिहास का जीवित स्रोत है। ऋग्वेदा संहिता भाषाई, धार्मिक और समाजशास्त्रीय सूचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेदा में व्याप्त सूक्तों का गद्य और छंद वैदिक अनुष्ठानों, देवी देवताओं, अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम के स्वरूप तथा सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं की झलक देता है। बाद की ब्राह्मण और उपनिषद परंपराएं इन शास्त्रों को अनुशासित करती हैं। ऋग्वेद की खोज और ग्रंथ संग्रह की आधुनिक प्रक्रिया यूरोपीय और भारतीय विद्वान दोनों ने मिलकर की। सायना का मध्यकालीन भाष्य और मॉडर्न एडिशनर्स जैसे मैक्स मिलर और अन्य संस्थाओं ने 19वीं सदी से प्रत्यों, अनुवादों और व्याख्याओं के माध्यम से ऋग्वेदा को आधुनिक अध्ययन के क्षेत्र में लाया। वहीं पुरातात्विक उत्खननों में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का प्रारंभिक उत्खनन सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1920 में हुआ। यह उत्खनन सिंधु घाटी सभ्यता पर केंद्रित था, न कि सीधे ऋग्वैदिक ग्रंथों पर। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के खनन ने प्राचीन दक्षिण एशिया के शहरीकरण, शिल्प, नगरीय योजनाओं और व्यापारी व्यवस्थाओं की जानकारी दी, परंतु ऋग्वेदा की कविजनिक परंपरा का पुरातात्विक रूप से प्रत्यक्ष मिलान विवादित है। अतः उत्खनन और साहित्यिक खोजें समानांतर चली, पर सीधा परिवाद स्पष्ट रूप में नहीं दिया जा सकता। इतिहासकार और पुरातत्वविद अलग अलग स्रोतों से सूचनाएं इकट्ठी करते हैं और उनका संयोजन करते हुए व्यापक कालक्रम निर्मित करते हैं। ऋग्वैदिक जीवन शैली में विहार आचरण, खान पान, वस्त्र रूप और सामुदायिक नियम महत्वपूर्ण थे। वस्त्रों में ऊन और सूत का प्रयोग दिखाई देता है। आभूषणों में सोने, चांदी और ताम्र आभूषणों का उल्लेख मिलता है। खान पान में दूध, घृत और अनाज का विशेष स्थान था। सामाजिक संस्कारों का वर्णन जन्म, विवाह, मृत्यु और यज्ञ समारोह धार्मिक और सामाजिक जीवन में केंद्रीय थे। चिकित्सा प्रथा और जड़ी बूटियों का उल्लेख बाद के वैदिक साहित्य में बढ़ता गया। आर्यवैदिक परंपरा का आरंभ भी इसी संक्रमण काल से जुड़ा देखा जा सकता है। शिक्षा और संस्कृत शिक्षण में मौखिक परंपरा का महत्व था। शिक्षा का केंद्र परिवार, गुरु शिष्य परंपरा और यज्ञ कक्ष रहा। चून की लिखित अभिलेख इस काल से बहुत कम उपलब्ध हैं। मौखिक संरक्षण और अनुवाद की परंपराओं ने ऋग्वेद को संरक्षित किया। यही कारण है कि भाषा वैज्ञानिक और छंद विश्लेषण अत्यधिक मूल्यवान है। वैचारिक और दार्शनिक विचारों के विमर्श में ऋग्वैदिक युग ने अधुनातन भारतीय दर्शन की आधारशिला रखी। आरंभिक ऋग्वेद में देवतात्मक और प्राकृतिक शक्तियों की आराधना दिखाई देती है, परंतु बाद के वैदिक ब्राह्मणिक लेखन और उपनिषदों में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और नैतिक प्रश्नों पर गूढ़ चिंतन विकसित हुआ। ये दार्शनिक विकास राजनीतिक विचारों पर भी असर डालता है। राजा का कर्तव्य, धर्म का पालन, नीति नियम तथा समाज व्यवस्था, इन विषयों पर गहन चिंतन हुआ। नीति शास्त्र, कारण और राजनीति के प्रारंभिक विचारों का खुलासा महाभारत कालीन और बाद वैदिक ग्रंथों में और स्पष्ट रूप से मिलता है, किंतु इसका श्रेय ऋग्वेदीय नींव को भी जा सकता है, क्योंकि धार्मिक नैतिक वैचारिकता राज्य संरचना के लिए आधार बनती है। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख स्थल सीमावर्ती, गंगा के उपत्यका तथा सिंधु घाटी के निकट क्षेत्रों में विद्यमान रहे, परंतु ऋग्वेदा में जिन नदियों और स्थानों का जिक्र मिलता है वे प्रायः पाश्चात्य एनाटोलियन इंडो आर्किक स्थानों या आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के भूभाग से संबद्ध हैं। धीरे धीरे गंगा यमुना क्षेत्र में विस्तार हुआ और उत्तर वैदिक समाज वहीं विकसित हुआ। पुरातात्विक अभिलेखों जैसे PGW की उपस्थिति, लोहे के उपयोग का उदय और ग्राम आधारित कृषि का विकास इस संक्रमण काल का चिन्ह है। शहरीकरण और कुटीर शिल्प का पूर्ण विकास बाद के काल में हुआ। ऋग्वैदिक काल का अंतिम चरण वह था जहां परंपरागत राजकीय राजनैतिक संरचनाएं अधिक केंद्रित, किसानों और शिल्पकारों का उदय और सामाजिक सांस्कृतिक जटिलता बढ़ने लगी। यही पृष्ठभूमि मगध, मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिम भारत में ऐतिहासिक राज्यों के उदय की नींव बनी। अंततः ऋग्वैदिक समाज और राजनीति का अध्ययन एक बहुआयामी प्रयास है। भाषाई विश्लेषण, पुरातात्विक उत्खनन, साहित्यिक व्याख्या और सैद्धांतिक इतिहास निर्माण का संयोजन। ऋग्वेदा अपनी मौखिक परंपरा, धार्मिक विधि और सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से उस समाज का जीवंत साक्ष्य है जिसका विकास धीरे धीरे अर्ध नोमैडिक चरवाहा समूहों से स्थायी कृषि आधारित ग्रामिक और बाद में नगर आधारित राज्य रचनाओं की ओर हुआ।
आधुनिक शोध ने सायाना, मैक्स मिलर जैसे भाष्यकारों और अनुवादकों के योगदान के साथ साथ सर जॉन मार्शल, मोर्टिमर व्हीलर और भारतीय पुरातत्वविदों के उत्खननों तथा भीमबेटका जैसी गुफाओं की खोजों को शामिल किया है। सभी ने संयुक्त रूप से हमारी समझ को समृद्ध किया है, परंतु कई प्रश्न अभी भी बहस के विषय हैं। सिंधु घाटी और ऋग्वैदिक परंपराओं के बीच वास्तविक संबंध, घोड़े और रथ का पुरातात्विक प्रमाण और वर्ण व्यवस्था तथा सामाजिक पदानुक्रम के पूर्ण स्वरूप जैसे विषय शेष अनुसंधान के लिए खुले हैं। ऋग्वेद के सूक्त केवल धार्मिक स्तोत्र नहीं है, बल्कि वे तत्कालीन समाज की झलक भी प्रस्तुत करते हैं। वे उस युग के लोगों की जीवन शैली, आस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीति, नैतिकता और प्रकृति के साथ उनके संबंध को प्रकट करते हैं। प्रत्येक सूक्त के पीछे एक अनुभव, एक सामाजिक धारा और एक राजनीतिक संकेत छिपा है। इन्हीं सूक्तों के माध्यम से हम जान पाते हैं कि ऋग्वैदिक समाज कैसे संगठित हुआ, उसकी संरचना कैसी थी और उसकी राजनीतिक धारणाएं किस प्रकार विकसित हुई। सबसे पहले अग्नि सूक्त का उल्लेख करना आवश्यक है। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ही अग्नि को समर्पित है। ये केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह समाज के उस काल में अग्नि की भूमिका को भी स्पष्ट करता है। अग्नि केवल यज्ञ का देवता नहीं था, बल्कि वह परिवार और समाज का केंद्र था। अग्नि से प्रकाश, ऊष्मा और भोजन प्राप्ति होती थी। यही कारण है कि अग्नि को पुरोहित कहा गया। ये शब्द राजनीतिक सामाजिक संकेत देता है कि पुरोहित ब्राह्मण वर्ग का स्थान सत्ता और समाज दोनों में केंद्रीय था। अग्नि सूक्त हमें ये भी दिखाता है कि यज्ञ परंपरा केवल धार्मिक कृत्य नहीं थी, बल्कि सामाजिक एकता और संसाधनों के पुनर्वितरण का साधन थी। इसके बाद इंद्र सूक्त आते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र केवल युद्ध देवता ही नहीं, बल्कि वह उस युग के राजन का आदर्श रूपक है। इंद्र को वृत्रहन कहा गया, अर्थात अवरोधों और शत्रुओं का नाश करने वाला। ये संकेत करता है कि राजन से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने जनसमूह की रक्षा करे, शत्रुओं को पराजित करे और समाज को समृद्धि प्रदान करे। इंद्र का रथ और वज्र उसके सामरिक बल और राजनीतिक शक्ति के प्रतीक हैं। जब जब इंद्र का गुणगान हुआ, तब तब उस समाज की युद्धप्रिय और वीरता आधारित राजनीति की झलक मिलती है। वरुण सूक्त सामाजिक और नैतिक व्यवस्था को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वरुण को रीत का देवता कहा गया, अर्थात सत्य और नैतिकता का संरक्षक। यहाँ हम देखते हैं कि समाज में केवल युद्ध और विजय ही महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि न्याय, सत्य और धर्म भी उतने ही आवश्यक थे। वरुण का उल्लेख ये संकेत देता है कि सामाजिक अनुशासन और नैतिकता के बिना राजनीति टिकाऊ नहीं हो सकती। ये प्राचीन भारतीय राजधर्म की अवधारणा का बीज है। सोम सूक्त में सोम को देवता और अमृत के रूप में देखा गया है। सोम केवल एक पौधे से बना पेय नहीं था, बल्कि वह सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र था। सोम का पान यज्ञ का आवश्यक भाग था और यह समाज की सामूहिकता का प्रतीक बनता था। जब पूरा जनसमूह मिलकर सोम का पान करता था, तो वह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक एकजुटता और सामूहिक उत्सव का क्षण होता था। यहाँ राजनीति और धर्म का समन्वय दिखाई देता है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त प्राकृतिक शक्तियों को समर्पित हैं, जैसे सूर्य सूक्त, उषा सूक्त, वायु सूक्त और नदी सूक्त। ये सूक्त हमें ये बताते हैं कि ऋग्वैदिक समाज प्रकृति के साथ गहरे तालमेल में जीता था। नदियाँ केवल जल का स्रोत नहीं थीं, बल्कि वे समाज की जीवन रेखा थी। नदी सूक्त जैसे सरस्वती का गुणगान हमें ये संकेत देता है कि राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र नदियों के किनारे विकसित हुए। इसी कारण सरस्वती, सिंधु और गंगा जैसी नदियां केवल भौगोलिक धारा नहीं रहीं, बल्कि वे सांस्कृतिक धारा बन गईं। ऋग्वेद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्त है पुरुष सूक्त। ये सामाजिक संरचना और वर्ण व्यवस्था की प्रारंभिक झलक प्रस्तुत करता है। पुरुष सूक्त में बताया गया कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। यद्यपि विद्वानों का मानना है कि यह सूक्त उत्तर वैदिक काल में जोड़ा गया, फिर भी इससे स्पष्ट होता है कि समाज धीरे धीरे कर्म आधारित वर्गीकरण की ओर बढ़ रहा था। ये केवल धार्मिक विचार नहीं था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संरचना की नींव भी था। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है, तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो।
आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। इन सूक्तों का अध्ययन ये सिद्ध करता है कि ऋग्वैदिक समाज में धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं थे। अग्नि और इंद्र जहां शक्ति और वैधता के प्रतीक थे, वहीं वरुण और सोम समाज की नैतिकता और सामूहिकता के प्रतीक बने। प्राकृतिक देवताओं के सूक्त हमें ये बताते हैं कि जीवन का आधार प्रकृति थी और उसकी पूजा ही सामाजिक कर्तव्य मानी जाती थी। पुरुष सूक्त से यह स्पष्ट होता है कि धीरे धीरे समाज वर्गों में विभाजित हो रहा था और यह विभाजन बाद में राजनीति का आधार बना। इस प्रकार ऋग्वेद के प्रमुख सूक्त केवल धार्मिक स्तोत्र नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज हैं। इनसे हमें ये समझने में सहायता मिलती है कि किस प्रकार उस युग के लोग जीवन जीते थे, कैसे राजनीति और समाज का निर्माण हुआ और किस प्रकार धर्म, अर्थ और सत्ता एक दूसरे से जुड़े रहे। ऋग्वैदिक समाज और राजनीति की समझ को यदि व्यापक दृष्टिकोण से देखना हो तो चारों वेदों का सामूहिक अध्ययन अनिवार्य है। वेद भारतीय सभ्यता के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें अपौरुषेय अर्थात किसी मानव द्वारा न रचित और श्रुति अर्थात श्रवण परंपरा से चले आ रहे ज्ञान का स्वरूप माना गया। वैदिक ऋषियों ने इन्हें दिव्य वाणी या ऋषि प्रेरणा का फल बताया। विद्वान इन्हें मानव निर्मित ग्रंथ नहीं बल्कि ईश्वर प्रदत्त मानते रहे। चारों वेदों का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया। परंपरा कहती है कि जब वैदिक ज्ञान बहुत विशाल हो गया और ऋषियों के लिए स्मरण कठिन होने लगा, तब व्यास जी ने इसे 4 भागों में बांटकर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का रूप दिया। कालक्रम की दृष्टि से ये संकलन लगभग 1200-1000 पू के बीच माना जाता है। हालांकि मौखिक रचना और संप्रेषण इससे कहीं पहले से चलता आ रहा था। चारों वेदों के नाम और उनका स्वरूप। ऋग्वेद, इसे ऋक् संहिता भी कहा जाता है। इसमें लगभग 1028 सूक्त हैं, जो 10 मंडलों में विभाजित हैं। ऋग्वेद में स्तोत्र, स्तुतियां और मंत्र हैं जो अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, सोम, सरस्वती जैसी देवशक्तियों की प्रशंसा में रचे गए। इसमें समाज, राजनीति, परिवार और प्रकृति का प्रतिबिंब मिलता है। ये ज्ञान का मूल स्रोत है। सामवेद, इसे गानवेदी या उपासना वेद भी कहते हैं। सामवेद का मुख्य उद्देश्य मंत्रों को संगीत और स्वर देकर यज्ञ में गान के रूप में प्रस्तुत करना है। इसमें लगभग 1875 मंत्र हैं, जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं, परंतु उनका विन्यास और स्वर अलग है। सामवेद भारतीय संगीत और गान परंपरा की जड़ है। यजुर्वेद, इसे यज्ञ वेदी भी कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के संचालन के लिए गद्य और पद्य दोनों प्रकार के मंत्र हैं। इसमें 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये वेद यज्ञ विधान, आहुति और अनुष्ठान की विधियों का विस्तृत मार्गदर्शन करता है। राजनीति और समाज में यज्ञ का जो केंद्रीय स्थान था, उसका विधान यजुर्वेद से समझा जा सकता है। अथर्ववेद, इसे भाष्य वेद या अथर्वण वेद भी कहा जाता है। ये वेद अपेक्षाकृत नवीन है। इसमें 20 कांड और लगभग 730 सूक्त हैं। इसमें सामान्य जीवन की समस्याओं, रोगों के निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि और लोक जीवन के विविध पक्षों का उल्लेख है। इसे लोक जीवन का वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें साधारण व्यक्ति की आशा, आकांक्षाएं और संघर्ष झलकते हैं। इस प्रकार चारों वेद, ऋग्वेद, ज्ञान वेद, सामवेद, उपासना वेद, यजुर्वेद, कर्म वेद, अथर्ववेद, भाष्य वेद भारतीय संस्कृति के 4 आधार स्तंभ हैं। इन वेदों में सेवा, पूजा और साधना के विविध रूप मिलते हैं। ऋग्वेद में अग्निहोत्र और स्तोत्र पाठ के द्वारा देवताओं की सेवा और आह्वान था। सामवेद में गान और संगीत द्वारा पूजा का स्वरूप था, जो सामूहिकता और आनंद का प्रतीक था। यजुर्वेद में विधिवत आहुति और यज्ञ की विधि पर बल दिया गया, जिससे सामाजिक और आर्थिक पुनर्वितरण होता था। अथर्ववेद में रोगों के निवारण के मंत्र, शत्रु विनाश के तंत्र और लोक जीवन की समस्याओं से मुक्ति की साधनाएं वर्णित थीं। अब यदि हाथी गज के वर्णन की बात करें तो ये भी वैदिक साहित्य और पुराणों में विस्तृत रूप से मिलता है। हाथी केवल एक जीव नहीं था, बल्कि शक्ति, समृद्धि और राजकीय ऐश्वर्य का प्रतीक था। हाथी के अंगों का वर्णन इस प्रकार मिलता है।
उसका विशाल मस्तक बुद्धि और शक्ति का द्योतक है। वैदिक साहित्य में हाथी को गज कहा गया है और उसे राजाओं के युद्ध में रथ और घोड़ों के साथ प्रमुख माना गया। हाथी की सूंड को विशेष महत्व दिया गया है। यह उसके भोजन, युद्ध और रक्षा का साधन थी। सूंड से हाथी जल ग्रहण करता, वृक्ष उखाड़ता और शत्रुओं को परास्त करता। उसके दांत गजदती, श्वेत और दीर्घाकार माने जाते थे, जो शौर्य और सौंदर्य का प्रतीक बने। कानों को पंख की तरह वर्णित किया गया, जो उसे दिशा, ज्ञान और श्रवण की अद्भुत क्षमता देते हैं। उसके चरणों को धरती को हिलाने वाले कहा गया, क्योंकि हाथी जब चलता है तो भूमि कंपायमान हो उठती है। पूंछ को शक्ति और संतुलन का प्रतीक माना गया। हाथी का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पक्ष यह है कि वह राजसत्ता और धर्मसत्ता दोनों का वाहक था। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी ही है, जो दिव्य श्वेत गज माना गया। महाभारत और रामायण में हाथियों के दलों का उल्लेख युद्ध और शक्ति के प्रतीक रूप में मिलता है। बौद्ध साहित्य में भी हाथी का विशेष स्थान है। बुद्ध के जन्म से पहले रानी मायादेवी ने श्वेत गज का स्वप्न देखा था। इस प्रकार हाथी केवल प्राणी नहीं, बल्कि वैदिक और उत्तर वैदिक काल में धर्म, राजनीति और समाज तीनों का प्रतीक बन गया।